अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लीबिया के मुसल्लह अफवाज के सरबराह तैयारा हादसे में इंतकाल कर गए। तुर्किया से तिराबिलस के लिए रवाना हुआ था तैयारा। सलामती कौंसिल में ईरान और अमेरिका के जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के मामले पर एक दूसरे पर शदीद लफ्ज़ी हमले। किसी भी दबाव और धमकी के आगे नहीं झुकेंगे, ईरान ने दिया बयान। अमेरिका का H-1B वीजा लॉटरी खत्म, वर्क वीजा के लिए नया निज़ाम नाफिज करने का ऐलान। नए निज़ाम के तहत ज्यादा तनख्वाह और आला महारत रखने वाले गैर मुल्की वर्कर्स को दी जाएगी तरजीह। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान बढ़ती कशीदगी। अमेरिका ने सलामती कौंसिल में मादुरो को मजीद पाबंदियों से किया खबरदार। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA 135 अरब रुपये में हुई फरोख्त। खसारे में चल रही थी इंटरनेशनल एयरलाइन, हुकूमत पाकिस्तान ने दिया बयान। सिफारती कशीदगी उरूज पर चीन ने जापान के लिए 46 फिजाई रूट्स कर दिए मंसूब। अचानक फैसले को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बढ़ते तनाव का सबब दिया जा रहा है करार। और बांग्लादेश की सियासत में नई हलचल, तारिक रहमान की 17 साल बाद वतन वापसी। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने देखी। पेश खबरों की तफसील शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जैसा कि तुर्किया से उड़ान भरने वाला तैयारा गिरकर तबाह हो गया और इसमें सवार लीबिया के फौजी सरबराह जाँ बहक हो गए। उड़ान भरने वाला ये तैयारा उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया। तिराबिलस के लिए उड़ान भरने वाले तैयारे में अचानक तकनीकी खराबी पैदा होने का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद तैयारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राबिता खत्म हो गया और फिर तैयारा हादसे का शिकार हो गया और इसमें लीबिया के फौजी सरबराह और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। तुर्किया के दारुलकूमत एनकरा में ईसन बोगा एयरपोर्ट से लीबिया के दारुलकूमत तिराबिलस के लिए उड़ने वाले इस तैयारे में अचानक तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी। उड़ान भरने के 30 मिनट बाद तैयारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबिता मुनक़ते हो गया, जिसके बाद तैयारे ने दोबारा एनकरा की जानिब वापस रुख मोड़ने की कोशिश की। ताहम लैंडिंग से कबल तैयारा हादसे का शिकार हो गया। तैयारे में लीबिया के चीफ ऑफ स्टाफ समेत 5 अफराद सवार थे। लीबिया के वजीर आजम ने आर्मी चीफ के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीबिया के जनरल मोहम्मद अली हलदाद ने तुर्किया का दौरा किया, जहां उन्होंने तुर्किया के वजीर दिफा से मुलाकात की थी। उधर तुर्किया से मिली इत्तलात के मुताबिक लीबिया के जनरल मोहम्मद अली अल हदाद ने तुर्किया का दौरा किया, जहां उन्होंने तुर्किया के वजीर दिफा से मंगल को मुलाकात की थी और फिर तुर्किया से वापसी के दौरान जनरल मोहम्मद अली अल हदाद का तैयारा हादसे का शिकार हो गया। तुर्किया ने इस वाक़े के बाद फिजाई हदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी, जबकि सर्च एंड रेस्क्यू टीमों और सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। तुर्क वजीर दाखिला ने बताया कि तैयारे की जानिब से हाईमाना के करीब हंगामी लैंडिंग की इत्तला मिली, जिसके बाद तैयारे से दोबारा राबिता कायम न हो सका। UN सलामती कौंसिल में ईरान और अमेरिका ने जौहरी मुज़ाकरात की बहाली की शराइत पर एक दूसरे पर लफ्जी हमले किए। अमेरिकी सदर ट्रंप की मशरिक़ी वस्ता के लिए नायब मंदूब ने कहा वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि ईरान में यूरेनियम की अफजोदगी नहीं होगी। ईरान ने जवाब में वाशिंगटन की शराइत को मुस्तरद कर दिया और कहा ईरान किसी भी दबाव और धमकी के आगे नहीं झुकेगा। वाज़ेह है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मामले पर सलामती कौंसिल का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें पाकिस्तान के क़ायम मुक़ाम मुस्तक़िल मंदूब उस्मान जद्दो ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तमाम उमूर का हल मुकालमे के ज़रिए ही मुमकिन करार दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने ईरान पर पाबंदियाँ दोबारा नाफिज करने की हिमायत नहीं की और फ़रीक़ैन को जल्दबाजी से बाज रहने की भी तलक़ीन की है।
Also, since you decided to address the President of the United States, would like to make it clear to the entire world that the United States remains available for formal talks with Iran, but only if Tehran is prepared for direct and meaningful dialogue. Direct and meaningful. We're not going to negotiate in public, of course, not here. We have been clear, however, about certain expectations for any arrangement. Foremost, there can be no enrichment inside of Iran, and that remains our principle. I've worked for President Trump in 2 administrations now, and I can tell you, in both administrations, President Trump extended the hand of diplomacy to Iran. But instead of taking that hand of diplomacy, you continue to put your hand in the fire. Step away from the fire, sir, and take President Trump's hand of diplomacy. It's extended to you. Mr. President, and I think that, as mentioned, the representative of the United States, we appreciate any fair and meaningful negotiation, but insisting on zero enrichment policy, it is contrary to our rights as a member of the NPT, and it means that they are not pursuing the fair negotiation. They want to dictate their predetermined intention on Iran. Iran will not bow down to any pressure and intimidation, and we are not going to blackmail to the body in international field. Thank you. I thank Representative of Islamic Republic of Iran for the statement. और अमेरिका ने H-1B वर्क वीज़ा के लिए तवील अरसे से जारी लॉटरी सिस्टम को ख़त्म करने और इसकी जगह नया वेटेड सिलेक्शन निज़ाम मुतारिफ करवाने का ऐलान किया। नए निज़ाम के तहत ज़्यादा तनख्वाह और आला महारत रखने वाले गैर मुल्की वर्कर्स को अब तरजीह दी जाएगी, जिससे कि इब्तदाई सतह के प्रोफेशनल्स नौजवानों के लिए अमेरिकी वीज़ा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकी महकमे दाखिला के मुताबिक ये नया कानून फरवरी 2026 से नाफिज हो जाएगा। हर साल तकरीबन 85,000 H-1B वीज़ों की तकसीम इसी निज़ाम के तहत की जाएगी। बांग्लादेश के तवील अरसे से हुक्मरान ख़ानदान के वारिस और सबसे ताकतवर सियासी पार्टी रहनुमा तारिक रहमान 17 साल की जिलावतनी के बाद बांग्लादेश वापस आ रहे हैं। उनकी वापसी ऐसे वक्त हो रही है जब बांग्लादेश में अहम इंतखाबात होने जा रहे हैं। 60 साल तारिक रहमान 2008 में बांग्लादेश से जिलावतन होने के बाद लंदन चले गए थे। उनका कहना था कि उन्हें सियासी मकासद के लिए जिलावतन किया गया था। BNP के उबूरी चेयरमैन के तौर पर वो अपनी बीमार वालिदा 80 साल साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की जगह पार्टी की क़यादत संभालेंगे। शेख हसीना की माजूरी के बाद तारिक रहमान पर लगाया गया सबसे संगीन इल्ज़ाम भी अब ख़त्म कर दिया गया है, जिसके बाद उनकी वापसी मुमकिन हो रही है। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दरमियान अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मादुरो को पाबंदियों से खबरदार किया। वाशिंगटन ने अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि वो वेनेजुएला के सदर मादुरो को वसाइल से महरूम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हद तक पाबंदियाँ लगा देगा। और इस दौरान रूस ने खबरदार किया कि लातीनी अमेरिका के दीगर ममालिक इसके बाद आ सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की इंतजामिया कई महीनों से वेनेजुएला के साहिल और लातीनी अमेरिका के बहरुल काहिल के साहिल पर ड्रग्स की स्मगलिंग की मुश्तबा कश्तियों के खिलाफ मोहल्लिक हमलों की मुहिम चला रही है। उसने वेनेजुएला की सरजमीन पर भी हमलों की धमकी दी है। I give the floor to the representative of the Russian Federation. For several months now, the entire world has had the opportunity to observe the way that the United States has been continuing to deliberately foment tensions around the friendly nation of Venezuela under the pretext of combating drug trafficking and the terrorist threat. It is illegally destroying at the same time the civilian vessels in the Caribbean Sea. Their attempts to convince us all of the mendacious view that a decision of the U.S. authorities alone is enough in order to transform a sovereign state into a criminal enterprise, any act of force against which can now be called a law enforcement operation and the defense of national interests. And we see no point in delving on the absurd nature of the U.S. pseudo-legal methods. The statement of the U.S. President on the 16th December does not need any additional interpretation. This is a direct claim on the natural wealth and the soil of another state, and an open, if not the state, a flagrant bringing to bear of military, political, and economic pressure, this intervention which is unfolding.
can become a template for future acts of force against Latin American states. पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन कंपनी PIA को 135 अरब रुपये में फरोख्त कर दिया गया है। कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी कि PIA को मुकामी सरमाकारी कंपनी की सरबराही में कंसोर्शियम को फरोख्त कर दिया गया है। नीलामी की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जहां लकी सीमेंट, प्राइवेट एयरलाइन एयरब्लू और इन्वेस्टमेंट फर्म आरिफ हबीब समेत तीनों प्री क्वालिफाइड पार्टियों ने अपनी मोहरबंद बोलियां एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में जमा करवा दी। दूसरे मरहले में जब ये बोलियां खोली गईं तो आरिफ हबीब सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले के तौर पर सामने आए। इसी दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नीलामी के अमल से पहले कहा था कि PIA का सौदा पाकिस्तान की तारीख का अब तक के सबसे बड़ा सौदा होगा। जापान और चीन के दरमियान गुज़िश्ता कुछ अरसे से जारी सिफारती कशीदगी अब खुलकर सामने आ गई है, जिसके नतीजे में चीन ने जापान के लिए 46 फ़िज़ाई रूटें आइंदा 2 हफ्तों के लिए मंसूख कर दी है। इस अचानक फैसले को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बढ़ते तनाव का अमली इजहार करार दिया जा रहा है और इससे जापान को सिफारती नहीं बल्कि शदीद सयाहती और माशी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इत्तलात के मुताबिक ये मनसूखियाँ चीन के मुख्तलिफ शहरों से जापान के बड़े एयरपोर्ट्स के लिए चलने वाली परवाज़ों पर लागू कर दी गई हैं। और सऊदी अरब में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन शेख फैसल नुमान 25 सालों तक अज़ा देने की सआदत हासिल करने के बाद इंतकाल कर गए हैं। मस्जिद इंतज़ामिया के मुताबिक शेख फैसल नुमान का इंतकाल 23 दिसंबर को हुआ और उन्हें फिर नमाज फज्र के बाद मदीना मुनव्वरा के तारीखी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शेख फैसल नुमान को सन 2001 में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जिन मुकर्रर किया गया था। मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से मुअज्जिन की आखिरी अजान की वीडियो भी शेयर की जा रही है। अजान देना शेख फैसल नुमान के ख़ानदान की रिवायत रही। उनके वालिद और दादा दोनों ही मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुअज्जिन के फ़राइज़ अंजाम दिया करते थे। शेख फैसल नुमान के वालिद को सिर्फ 14 साल की उम्र में ही मुअज्जिन बनाया गया था और वो 90 साल से बेज़ायद उम्र तक इस खिदमत पर फायज रहे। शेख फैसल नुमान अपने वालिद के इंतकाल के बाद इस मनसब पर फायज हुए और दहाइयों तक इस मुक़द्दस फरीज़े को सरे अंजाम दिया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहबी उमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मरहूम के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया। शेख सुदैस ने मरहूम के अहल खाना और लवाकिन से ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहूम के लिए बुलंद दर्जात और दुआए मग़फ़िरत की। और सऊदी अरब में जाज़ान फेस्टिवल की शुरुआत कल जुमेरात से हो रही है। फेस्टिवल में जाज़ान के नए सियाहती मनसूबे वाटर फ्रंट के करीब एक परेड का एहतमाम होगा। ये परेड सरकारी तौर पर उस मनसूबे का आगाज़ रस्मी ऐलान होगी जिसमें मुनफरिद तजुर्बा सयाहों का इंतजार कर रहे हैं। फेस्टिवल अगले साल फरवरी के आखिर तक जारी रहेगा। ये फेस्टिवल इलाके के जोग्राफियाई तनों, उर्से और तफरीही प्रोग्रामों के अंदर लाइव फेस्टिवल से वक्ती तौर पर मुकामी अफराद को कारोबारी मौके मिलेंगे। शहरियों और रिहायशियों की ज़िंदगी की मियार में इजाफा होगा। मुकामी मवाद नुमाया होगा जो जाज़ान के मालामाल वुरसे और इसके मुस्तैद होने का अक्कास है। ये सब सऊदी विजन 2030 के उन तमाम मकासद से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। बर्फबारी और सर्दी ने कश्मीर पर अपनी गिरफ्त मजबूत बना ली है। हुकूमत कश्मीर ने श्रीनगर में स्नो कंट्रोल रूम कायम कर दिया। कश्मीर को हर साल भारी बर्फबारी का सामना करना पड़ता है। इससे सड़कें, बिजली की फ्राहमी, सेहत की देखभाल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो जाती है। कंट्रोल रूम मौसम सरमा की हंगामी सूरत हाल को मौसर तरीके से संभालने के लिए निगरानी और रद्दअमल को मरकजी बना देता है और ये कंट्रोल रूम अब 24 घंटे काम करेगा। खासतौर पर शदीद बर्फबारी के दौरान अहम महकमेजात फैसलों और हंगामी रद्दअमल को तेज करने के लिए करीबी राबता कायम करेंगे। सड़कों को साफ करने और अस्पतालों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तक रसाई को यकीनी बनाने को तरजीह दी जाएगी। मुतल्लिका महकमों के जरिए बिजली और पानी की रुकावटों का सुराग लगाया जाएगा और इसे जल्द बहाल किया जाएगा। शहरी मसाइल की बराह रास्त इत्तला दे सकते हैं। तेजतर कार्रवाई के जरिए मौसम सरमा की मुश्किलात को कम करने में इस स्नो कंट्रोल रूम से बड़ी मदद मिलेगी। आपको जैसे पता है कि ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कश्मीर में है, ये मैक्सिमम रोड हमारी क्लियरेंस करता है। इस बार हमें टारगेट है 10,015 का। ये हमें रोड पूरी क्लियर करनी है, जिसके लिए हमने जो 4 जोन हमारे डिवाइड हुए हैं। जैसे हमारा श्रीनगर का एक जोन है, फर्स्ट श्रीनगर बडगाम डिस्ट्रिक्ट का। दूसरा जोन हमारा अनंतनाग में है जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। और तीसरा हमारा बारामूला में है जिसमें बारामूला डिस्ट्रिक्ट आती है। और फोर्थ हमारा हंदवारा में है जिसमें हमारा कुपवाड़ा, बांडीपुरा, गांदरबल ये डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं।
हमारी सारी मशीन्स 10,000 किलोमीटर के लिए हमारे पास 301 मशीन है और हमारे पास सफिशेंट स्टाफ है, जैसे 305 हमारे पास स्टाफ है। कुछ हमारे डिपार्टमेंट का है, कुछ इस बार हमें कुछ इंगेज भी करना पड़ा, हायर जैसे किया हुआ है। बाकी वी आर रेडी। हमने जैसे गुलमर्ग में कल बर्फबारी हुई तो हमने वहाँ पे क्लियर किया हुआ 40-50 किलोमीटर इंटरनल, उसमें जो 2-3 इंच की बर्फ़ पड़ी थी हमने उसको क्लियर किया इन टाइम और वी आर रेडी फॉर दैट। हमारी मशीन्स भी रेडी हैं। हम 15 नवंबर से हमारा कंट्रोल रूम बना के बैठे हैं। 26 कंट्रोल रूम है हमारे पूरे कश्मीर प्रोविंस में, जो छोटे मोटे और अलग हैं, पर 26 हमारे पास कंट्रोल रूम है जहाँ पे हमारी मशीनरी स्टैंड है। तो क्या क्या फैसिलिटी रखी गई है कंट्रोल रूम्स में? कंट्रोल रूम में तो जैसे हमारे ऑपरेटर्स वहाँ पे रहते हैं, सारी फैसिलिटी होती है। उनको हीटिंग सिस्टम का होता है और वो अपना अरेंजमेंट करते हैं खाने पीने का। बाकी हमारी तरफ से उनको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऑपरेटर वहाँ पे हमेशा हर साल की तरह वहाँ पे सतर्क रहते हैं, दिन रात हमारे 24 आवर्स के लिए वो तैयार रहते हैं। तो अगर हम मशीनरी की बात करें, क्या कुछ नया इसमें ऐड किया गया है? इस बार हमने ज़्यादा तो नहीं है, वो ट्रैक्टर वाले स्नो कटर हैं जो, वो 2 इसमें ऐड किए हैं इस बार। और हमारे पास फ्रेशिया हैं, जैसे स्नो कटर है, ये हमने इस बार ऐड किए हैं। तो पूरी तैयारी है डिपार्टमेंट की? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी आर रेडी। हम जब भी जो हम वी आर वेटिंग के कब बर्फ आए तो हम उसके 15 नवंबर से लेके 15 मार्च तक हम लोग यहाँ पे अलर्ट रहते हैं 24 आवर्स। और जितने भी हमारे ऑपरेटर हैं, सेकंड ऑपरेटर है, हमारा ऑपरेशन जो स्टाफ है, मेंटेनेंस स्टाफ है, हमेशा हम अलर्ट रहते हैं। तो ये सोच के कि हमें अपने आवाम की खिदमत के लिए हम बैठे हैं इधर पे। अब इंतज़ार है अल्लाह की तरफ से कब ये रहमत बरसेगी, तो और हम आवाम को दिखाएंगे कि हम क्या आपके लिए कर सकते हैं। तो पूरी फैसिलिटी आपको यहाँ पे रखी गई है? फैसिलिटी है 110% नहीं मैं कह रहा हूँ, अलबत्ता फैसिलिटी हमारे पास है। हमारे चीफ साहब हैं, हमारे एसई साहब हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं, हमारे AEE साहिबान हैं, इनकी तरफ से फैसिलिटीज़ हमें है, सुविधा मिलती है हमेशा। जैसा कि अभी हमारे वेदर प्रेडिक्शंस थी, तो पिछले 3 दिन से हमारा कंट्रोल रूम 24/7 एक्टिव था। वैसे तो ये 15 नवंबर से ही एक्टिव रहता है, बट लास्ट 3 दिन से हम पूरी 100% कैपेसिटी पे यहाँ पे सारे स्टेशनड है। हमारे JE, AE और मैं AEE हम सब यहीं पे स्टेशनड है। तो विंटर प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो हमारे पास इस साल अराउंड 50 स्नो क्लियरेंस मशीन्स हैं, जिसमें हमारे पास 3 यूनिमॉक्स हैं जो मर्सिडीज बेंज की हैं, अराउंड 15 अशोक लेलैंड के गुरु हैं और अराउंड 16 के आसपास हमारे पास टाटा LPTs हैं और अराउंड 12 हमारे पास ट्रैक्टर्स है जिनको हम स्नो कैट बोलते हैं। तो वेदर प्रेडिक्शन के हिसाब से हमारा कंट्रोल रूम अभी फुली एक्टिव है और किसी भी तरह की स्नो इवेंचुअलिटी कहे या स्नो कैसी भी कंडीशन हो, कितना भी स्नोफॉल, तो हमारा कंट्रोल रूम रेडी है। तो पब्लिक के लिए हमारे पास एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जस्ट अपने जब भी स्नो क्लियरेंस हो रहा हो तो हमारे स्नो क्लियरेंस फ्लीट को थोड़ी सी जगह दीजिए ताकि हम स्मूथली अपना स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन कैरी कर पाए। तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी हमें एक इशू आता है जो हैफेजर्ड मैनर में गाड़ियां पार्क्ड होती है, वो थोड़ा सा एक इशू क्रिएट करता है। तो जनरल पब्लिक से जस्ट रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ियों को जब भी स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन होने वाला हो तो एक ठीक जगह पे पार्क करें ताकि उनको भी डैमेज ना हो और हमारा स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन भी एक अच्छे से कैरी हो पाए। तो जो मशीनरी वगैरह है पूरी तरह तैयार है? जी, हमारी मशीन्स हम अराउंड अक्टूबर मंथ से ही रेडी रहती हैं। हम उसका मेंटेनेंस वगैरह उससे पहले हमारा कैरी होता है। 1 मंथ पहले से हमारी मशीन सब रेडी रहती है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। लीबिया के मुसल्लह अफवाज के सरबराह तैयारा हादसे में इंतकाल कर गए। तुर्किया से तिराबिलस के लिए रवाना हुआ था तैयारा। सलामती कौंसिल में ईरान और अमेरिका के जौहरी मुज़ाकिरात की बहाली के मामले पर एक दूसरे पर शदीद लफ्ज़ी हमले। किसी भी दबाव और धमकी के आगे नहीं झुकेंगे, ईरान ने दिया बयान।
अमेरिका का H-1B वीजा लॉटरी खत्म, वर्क वीजा के लिए नया निजाम नाफिज करने का ऐलान। नए निजाम के तहत ज्यादा तनख्वाह और आला महारत रखने वाले गैर मुल्की वर्कर्स को दी जाएगी तरजीह। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान बढ़ती कशीदगी, अमेरिका ने सलामती कौंसिल में मादुरो को मजीद पाबंदियों से किया खबरदार। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA 135 अरब रुपये में हुई फरोख्त, खसारे में चल रही थी इंटरनेशनल एयरलाइन, हुकूमत पाकिस्तान ने दिया बयान। सिफारती कशीदगी उरूज पर चीन ने जापान के लिए 46 फिजाई रूट्स कर दिए मंसूब। अचानक फैसले को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बढ़ते तनाव का सबब दिया जा रहा है करार। और बांग्लादेश की सियासत में नई हलचल, तारिक रहमान की 17 साल बाद वतन वापसी। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।